हेलीकॉप्टर क्रैश, उसमें देश के जाबाज जनरल को हमेशा के लिए खो दिया। पूरा देश इस वीर सपूत को नमन कर रहा है, याद कर रहा है नम आंखों से। सभी की आंखें नम हैं। और जिस दिन से सीडीएस बिपिन रावत ने सेना की वर्दी पहनी, अपनी ड्यूटी को ही सर्वोपरि माना और आखिरी सांस तक देश की सेवा में लगे रहे। लेकिन सेना के सबसे बड़े अफसर का यूं चले जाने किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है आज तक। तो सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 11 अन्य रक्षा अधिकारियों की मौत को लेकर कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। सवाल उठता है कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे अहम शख्स को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार आखिर हुआ कैसे। घटना के 19 सेकंड्स के आए इस वीडियो में कुछ बातें गौर करने वाली हैं। पहली बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ज्यादा ऊंचाई पर था ही नहीं। दूसरी बात ये कि कुछ ही सेकंड्स में यह हेलीकॉप्टर घने बादलों के बीच छिप जाता है, समा जाता है। तीसरी बात ये, कुछ दूर जाने के बाद इस हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज बंद हो जाती है। यानी इस वीडियो में नजर आ रहे दृश्यों को समझने की कोशिश करें तो मालूम चलता है कि हेलीकॉप्टर शायद लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स की वजह से नीचे आ गया था। अक्सर जब मौसम ख़राब होता है, बरसात होती है, धुंध होती है, घने बादल होते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स की जो एरियल विजिबिलिटी है बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट हैं, कुछ उनको दिखना बंद हो जाता है। और ऐसे हालात में पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे लाने की कोशिश करता है। और इस वीडियो को देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे की तरफ लाया ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। यह हादसा वेलिंगटन से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। इतनी दूरी तय करने में इस हेलीकॉप्टर को 5 मिनट का वक्त लगता है। और अक्सर लैंडिंग के नजदीक पहुंचने पर हेलीकॉप्टर्स को लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाया जाता है ताकि जो लैंडिंग स्पॉट है उसको आसानी से देखा जा सके। और हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी लैंडिंग स्पॉट को देखने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर को लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाया हो। और शायद इस दौरान हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से टकरा गया और असंतुलित होकर क्रैश हुआ है। इस वीडियो से ऐसा ही कुछ नजर आता है। हालांकि यहाँ पर 2 बातें जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात यह है कि ये कोई मामूली सा हेलीकॉप्टर नहीं था, ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि अगर इसके दोनों इंजन फेल भी हो जाए तब भी ये आसानी से लैंड कर सकता है। वो ऐसी स्थिति में यह हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढालता है। जैसे पैराशूट अपने आप नीचे लैंड करता है, ठीक उसी तरह ही ये जो हेलीकॉप्टर है कि तकनीकी खामी होने पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसीलिए बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही कि फिर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे आखिरकार हुआ। दूसरी बात ये, किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की अलग अलग चरणों में जांच होती है और इस हेलीकॉप्टर के मामले में भी इस प्रक्रिया का पालन हुआ। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और इस दौरान उसमें कोई खामी नहीं आई थी। लेकिन फिर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जाते समय अचानक क्रैश कैसे हो गया। इसीलिए यह निष्कर्ष यही निकलता है, या तो पायलट से कोई गलती हुई है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है। तो जनरल बिपिन रावत कोई आम इंसान नहीं थे, वो देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी थे। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने चलाया था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन के खिलाफ खुलकर बोला करते थे, बेबाकी के साथ। यानी उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा से खतरा रहे। इसीलिए इस मामले में कई बातें हो सकती हैं। आपको बताएं, पहली थ्योरी ये है कि हेलीकॉप्टर में धमाका और उसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है। आशंका है कि उसमें बम प्लांट किया गया है, हालांकि यह भी जांच का विषय है। और दूसरी थ्योरी ये कि इस हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक हुआ हो। बम धमाके में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कोई संवाद नहीं हो पाता, सब कुछ अचानक हो जाता है। क्योंकि ये इलाका श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का गढ़ कहा रहता है। और इस बात की काफी आशंका है कि इस हमले के पीछे LTTE का स्लीपर सेल हो सकता है, लेकिन जांच से पहले कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यह हेलीकॉप्टर उसी जगह पर क्रैश हुआ जो जगह LTTE का गढ़ रही है। दूसरे केस में यानी लेजर अटैक की स्थिति में अगर किसी हेलीकॉप्टर पर कोई हाई बीम लेजर लाइट फ्लैश की जाए तो इस तरीके से हादसा हो सकता है।
अब आपको उस ब्लैक बॉक्स के बारे में बताते हैं जो ये बता सकता है कि हादसे के समय आखिर हुआ क्या होगा। जब कुन्नूर में घटनास्थल से हेलीकॉप्टर के मलबे को हटाया जा रहा था, उस समय पुलिस और वायुसेना को ये ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। ब्लैक बॉक्स ब्लैक रंग का नहीं होता है, ये ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद जब जांच टीम घटनास्थल पर आए तो ये बॉक्स दूर से उसको नजर आ जाए। जब कभी कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो उसमें बहुत कम ही चीजें ऐसी होती हैं जो सुरक्षित बच पाती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी विमान के क्रैश होने की सही जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए सभी विमानों में ये ब्लैक बॉक्स रखा जाता है और ये बॉक्स टाइटेनियम से बना हुआ होता है जो कि बहुत मजबूत मानी जाती है। ब्लैक बॉक्स में 2 डिवाइसेस होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है यानी कि CVR होता है, दूसरा है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का काम ये होता है कि विमान के कॉकपिट में होने वाली पायलट की उसके सहयोगियों के बीच की बातों को रिकॉर्ड करना। इसके अलावा इसमें वो कमांड्स भी रिकॉर्ड होती हैं जो उड़ान के दौरान कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुर्घटना से पहले पायलट ने क्या कहा है, दूसरे क्रू मेंबर्स ने क्या बताया है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। इससे मालूम चल सकता है कि पायलट को हादसे से पहले हेलीकॉप्टर में क्या परेशानी दिखी थी या इस दुर्घटना का और क्या कारण रहा होगा। और इसी तरह डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का काम होता है विमान की गति, उसकी ऊंचाई, उसके इंजन, ईंधन, इसके साथ साथ 90 प्रकार की जानकारियों को डेटा के रूप में जमा करके रखना। इसमें 24 घंटे तक की जानकारी होती है, यानी कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है उससे मालूम लगाना आसान होगा कि दुर्घटना से पहले क्या विमान में खामी आई थी, हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन पहुंचने से पहले नीचे क्यों आना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये ब्लैक बॉक्स इस हेलीकॉप्टर क्रैश का सबसे बड़ा चश्मदीद है जो क्रैश के समय की पूरी कहानी को बता सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। 24 मार्च 2015 को फ्रांस में जर्मनी का एक यात्री विमान एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हुआ जिसमें बैठे सभी 114 लोगों की जान गई थी। उस समय विशेषज्ञ इस दुर्घटना के लिए एल्प्स की ऊंची पहाड़ियों और खराब मौसम को वजह मान रहे थे, लेकिन बाद में जब इस विमान से लगे ब्लैक बॉक्स की जांच हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तब में मालूम चला कि इस यात्री विमान के मुख्य पायलट ने सहयोगी पायलट को पहले कॉकपिट से बाहर भेजा और फिर कॉकपिट को अंदर से बंद करके विमान को जानबूझकर पहाड़ों में क्रैश करा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी और वो काफी समय से इंटरनेट पर सुसाइड करने के तरीकों के बारे में पढ़ रहा था। यानी जिस दुर्घटना के लिए शुरुआत में खराब मौसम को वजह बताया जा रहा था, असल में वैसा कुछ नहीं था। इस हादसे की असली वजह उस पायलट का डिप्रेशन में होना था जिसने 114 लोगों की जान ही ले ली थी। इस मामले में भी क्रैश के लिए खराब मौसम को वजह माना जा रहा है, लेकिन ये संभव है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद इसके पीछे की असली कहानी नजर आएगी। कुन्नूर जाकर घटनास्थल से विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो गई है जो ये बताएगी कि असल में ये एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। ब्लैक बॉक्स में करीब 12:15 को क्रैश हुआ है, शायद 12:25 को मुझे फोन मिला और 12:35 को हमने स्पॉट में था। जब हमने आए थे कोई वो सराउंडिंग के लोग थे और कांस्टेबल लोग थे, तब हमें 5 लोग को रेस्क्यू किए, उसमें 3 लोग जिंदा थे, 2 मर गए। मुझे भी चोट लगी है। उस वक्त में वी हैड टू जंप इनटू द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर ये रेस्क्यू के समय में जो है इनके ये चोटें लगी हैं। आपकी किसी से बात हो पाई जो जिस वक्त लोग घायल थे उनसे किसी से बात हो? नो, ये एक आदमी तो आई डोंट नो हु इज दैट कंसर्न्ड ऑफिसर, ही वाज ब्रूटली हर्टेड, हिज cheeks were torn off and he wanted to say something but it is very hard to understand what he wanted to say. The helicopter come down the area on the tree is suddenly a fire out of the area. So on the time know the person
Only one or two person is old aged is there. 11 மணி இருக்குங்க சார். என்னாச்சு? அப்போ வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தீ வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் போய் பார்த்தேன். हमारी टीम इस वक्त मौजूद है कुन्नूर जिले के MI-17 क्रैश साइट पर, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कुछ चीज आपको समझाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। ये जो हिस्सा है जहां से मैं ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूं, इस हिस्से से अगर आप सीधा नीचे की तरफ, अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैं आपको ये बताऊं कि 200 से 250 मीटर नीचे की तरफ, गहराई की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको क्रैश साइट नजर आएगा, क्योंकि 200 से 250 मीटर नीचे गहराई में वो क्रैश साइट है। लेकिन इस वक्त चैलेंज क्या है, क्योंकि अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले चमचमाती धूप थी, खुला मौसम था और उस खुले वेदर में सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे अभी धीरे धीरे ये वेदर खुल रहा है, ये आपको धुंध की चादर अब धीरे धीरे हट रही है, तो आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अभी विजिबिलिटी जितनी कम है उसमें न तो आपके लिए और न ही मेरे लिए यह संभव है। क्या मैं आपसे ये कहूं कि आप इस वक्त अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखें और आप ये बता पाएंगे, आप क्या ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां तक आपकी निगाह जा रही है, क्या आगे की इस घाटी में आपको पहाड़ की किसी ऊंची चोटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं? कोई ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर, कोई ऐसी कोई घने जंगल की ऊंचाई वाला इलाका है? आप या मैं उसको अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अब से 15 मिनट पहले और अब 15 मिनट बाद, मौसम बदलने के बाद धुंध की चादर के बीच ये पूरा हिस्सा ढक चुका है और हम और आप नहीं बता सकते कि इस घाटी में आगे, यानी कि 100 मीटर आगे, क्या कोई पहाड़ी की चोटी है या कोई ऐसा हिस्सा है जहां आप टकरा सकते हैं, वो आप नहीं बता सकते। एग्जैक्टली यही हुआ होगा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चीजें आ रही हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आ रही हैं और जो अंदाजा लग रहा है, वो यही अंदाजा लग रहा है कि उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मौसम अचानक खराब हुआ और अचानक मौसम के खराब होने की वजह से जब धुंध की चादर होती है तो आप बहुत ऊंचाई पर फ्लाई नहीं कर सकते, आपको लो फ्लाई करना होता है। उस वक्त हेलीकॉप्टर लो फ्लाई कर रहा होगा, धुंध की चादर की वजह से इस घाटी में आगे 100 मीटर आगे या फिर 50 मीटर आगे कोई पहाड़ की चोटी है या फिर घने जंगल का कोई ऐसा हिस्सा है जिससे वो हेलीकॉप्टर टकरा सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगा होगा। और वैसी स्थिति में उस घने कोहरे के बीच, उस खराब मौसम के बीच, वो हेलीकॉप्टर उस ऊंचाई की जगह पे, चाहे वो पहाड़ का हिस्सा हो या फिर ऐसी किसी ऊंचे जंगल का हिस्सा हो, ऊंचे पहाड़ का या फिर किसी पेड़ का हिस्सा हो, जिससे वो टकराया होगा और टकराने के बाद एक आग के गोले में तब्दील होकर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद उस हिस्से में गिरा जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा इस धुंध की चादर की वजह से। अब 15 से 20 मिनट का वक्त बीत गया है और उसके बाद अब कोहरा छट गया है। उसी जगह को अब इस कैमरे के लेंस से हम आपको दोबारा दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब वो चंक रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त ये पूरा हिस्सा कोहरे की घने चादर के बीच में था और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं भी 20 से 25 मीटर से ज्यादा शायद ही देख पा रहा था कुछ भी। लेकिन अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है, कोहरा छट गया है, अब देखिए इस घाटी को और अब अंदाजा लगाइए कि उस कोहरे के बीच में क्या चीजें दिखाई नहीं देती हैं। उस कोहरे के बीच में ये घने पेड़ दिखाई नहीं देते और उस कोहरे के बीच में ये सामने, आपके बिल्कुल ठीक सामने आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ की चोटियां हैं और वो कोहरे के साफ होने के बाद ही दिखाई देती हैं। अब इस घाटी में, ये घाटी और इस घाटी का जो टफ टेरेन है, इसका अंदाजा अब लग पा रहा है इसको देखने के बाद जब कोहरा छट गया है। आप अगर इस पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट से देखना शुरू करें, इसी घाटी में MI-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इस तरफ जब वो बढ़ रहा था उस दौरान मौसम खराब था और उसको अंदाजा नहीं था कि वो जिस घाटी में आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके बाईं तरफ, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में पर्वत चोटी है, पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं और उसमें एक ऐसी श्रृंखला है जो काफी ऊंचाई पर है। वो काफी, आप देखेंगे उसकी ऊंचाई काफी ऊपर तक आपको दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ घने जंगल थे, टी गार्डन था और साथ साथ
ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहां ये क्रैश साइट है, इस वाले हिस्से में घने पेड़ और घने जंगल का इलाका भी आप देख पा रहे होंगे। यानी कि कितने नैरो स्ट्रेच में वो हेलीकॉप्टर लो फ्लाई करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और कोहरे के धुंध की चादर के बीच में उसे अपने दोनों तरफ के जो ये एक्सट्रीम कंडीशंस थे, दोनों तरफ का जो ये खतरा था टकराने का, वो उसको नहीं दिखा और उस कोहरे की चादर में ही जिस तरफ से वो फ्लाई करता हुआ आ रहा था वहीं किसी हिस्से में वो टकराया और उसके बाद वो नीचे गिरा। हम आपको उस वक्त धुंध की चादर के बीच में नीचे का हिस्सा जो क्रैश साइट है, जो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है, उस वक्त हम आपको वो भी नहीं दिखा पा रहे थे। अभी आपको हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो उसको देख पा रहे होंगे। ठीक नीचे की गहराई में आपको ऑफिशियल्स दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही ड्रोन से एक मैपिंग भी की गई है, जियोग्राफिकल मैपिंग की गई है पूरे इलाके की, और उसके बाद उसको मैप करके पूरे हिस्से को इस तरीके से मैप किया गया ताकि उसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो जिस एल्टीट्यूड पे ये हादसा हुआ है, कितनी ऊंचाई है और आसपास का पूरा हिस्सा किस तरह के भौगोलिक संरचनाओं से घिरा हुआ है, किस तरह के जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं आसपास, उसको पूरा एसेस किया गया है। तो अब अंदाज़ा शायद जिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात मैं लगातार कह रहा हूं और जिसमें तमाम तरह के सवाल हैं, उसमें अब इन दोनों तस्वीरों से, पहली तस्वीर जिसमें कोहरे के बीच आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आसपास क्या कुछ है, और दूसरी तस्वीर जो ये चंक में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें कोहरा छट जाने के बाद जो खतरा है वो साफ दिख रहा है कि इस घाटी में किस खतरे के बीच में वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, और कोहरे की धुंध और कोहरे की चादर के बीच में, उस खराब मौसम के बीच में वो इस जगह पे टकराया होगा जिसका उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे इस तरह की का कोई हिस्सा है जहां वो टकराने वाला है, और उसके बाद ये दुर्घटना हुई होगी। अपने सहयोगी चंद्रशेखर के साथ में अमित प्रकाश, जी मीडिया। सुलूर में किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हादसे के बाद वहां किस तरह के हालात थे, जी न्यूज संवाददाता जयपाल शर्मा ने वहां मौजूद एक चश्मदीद मोहम्मद कासिम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपको कितने बजे सूचना मिली और आप कितनी बजे यहाँ पहुंचे और उसके बाद क्या क्या हुआ? सर, अनकरीब 12:15 को क्रैश हुआ है। शायद 12:25 को मुझे फोन मिला और 12:35 को हमने स्पॉट में था। जब हमने आए थे, कोई वो सराउंडिंग के लोग थे और कांस्टेबल लोग थे, तब हमें 5 लोग को रेस्क्यू किए। उसमें 3 लोग जिंदा थे, 2 मर गए बस। ओके, तो किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि उस वक्त तक ना तो प्रशासन पहुंचा था ना पुलिस पहुंची थी। नहीं, पुलिस आगे थी, पुलिस आगे थी। शायद मैं सोचता हूँ हाईवे पेट्रोल जहाँ मेन रोड था, दे रीच्ड देयर, देयर वर सम पुलिस कांस्टेबल्स which helped us. We all, the villagers, got together and rescued these people. देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा झिलानी ने सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की तुलना उस हादसे से की है जिसमें ताइवान के सेना प्रमुख की मौत हुई थी। ब्रह्मा झिलानी ने ट्वीट कर कहा कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर ठीक वैसे ही क्रैश हुआ जैसे ताइवान की सेना के जनरल का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। तो समय इस दुर्घटना में वहां के जनरल समेत 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 2 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, जबकि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 सैनिकों की मृत्यु हुई है, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं। भारत और ताइवान दोनों देशों के साथ चीन का टकराव, और सोचिए इन दोनों देशों के जनरल एक ही पैटर्न से मारे जाते हैं। क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई प्रयोग या षड्यंत्र हो सकता है? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी इस खबर में दुनिया भर के कई देशों ने अपना शोक जाहिर किया, उनके निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं जो है जताई, लेकिन चीन भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश ने भारतीय सेना की कमियों को उजागर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.